गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कला एवं स्थापत्य। कला यानी कार्य करने के तरीके और स्थापत्य यानी जो जितनी भी जो इमारतें वगैरह जो भवन निर्माण है उनके निर्माण को स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। तो कला है जैसे चित्रकला है, स्थापत्य कला है आदि जो अनेक कलाएं हैं उनके बारे में जो प्राचीन काल में किन किन कलाओं का उदय हुआ, किस तरीके से स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, उनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि प्रारंभिक मानव ने दीवारों पर लाल रंग से शिकार के चित्र बनाए, यानी आदि मानव था। उसने फिर धीरे धीरे अपना विकास करते रहे और फिर प्रारंभिक जो मानव था शुरुआत का, उसने पहले दीवारों पर लाल रंग से शिकार के जो चित्र बनाए थे, धीरे धीरे पक्के बर्तनों पर पशु पक्षी अथवा मनुष्यों के चित्र बनाए। हम भी रंगों से दीवार, कागज, कपड़े आदि पर चित्र बनाते हैं। इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि यह वह समय था जब देश में चित्रकला और स्थापत्य कला ने बहुत प्रगति की। इसके अनेक नमूने आज भी हमारे सामने है। आज भी उस परंपरा को कलाकार हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। चित्रशैली से तात्पर्य चित्र बनाने की एक विशेष प्रकार के तरीके से है, यानी चित्र बनाने की जो तरीका होता है, चित्र बनाने की जो कला होती है, चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके को चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। अब भाई मध्ययुगीन चित्रशैली, मध्ययुगीन चित्रकला शैली के दो प्रधान केंद्र रहे। पहला पश्चिमी भारत का और क्षेत्र तथा दूसरा उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र। दो क्षेत्र थे, पहला पश्चिम भारत का क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र। पश्चिमी भारत में के क्षेत्र का केंद्र गुजरात व राजस्थान बना, यानी जो पहला था उस पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र था उसमें गुजरात और राजस्थान थे वो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, और उत्तर पूर्वी शैली का केंद्र था वो बंगाल और बिहार। दोनों केंद्रों के विषय जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित है, या तो जैन धर्म की जो कथाएं उन पर आधारित या फिर बौद्ध कथाओं पर आधारित थे चित्र थे। इसे पाल शैली कहा जाता है, कहते हैं, यानी पाल शैली भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है पाल शैली किसे कहते हैं, कि उत्तर पूर्वी शैली का जो केंद्र जो दोनों केंद्रों पर जो विषय थे चित्र मध्ययुगीन चित्रशैली में, उसमें जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित जो शैली थी उसको पाल चित्र शैली के नाम से जाना जाता था। इनके आकार प्रकार व स्वरूप में सभ्यता थी। यह चित्र ताड़पत्र व कागज पर बनाए जाते थे, या तो कागज पर बनाए जाते थे या ताड़पत्र जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन पर बनाए जाते थे, पत्तों पर। इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता था। इस शैली की पहचान गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी टुड्डी, ऐंठी अंगुलियां, पतली कमर इत्यादि थी। प्रश्न आ सकता है कि मध्ययुगीन चित्रशैली की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसकी पहचान थी गरुड़ की सी जो आगे निकली हुई जो नाक है वो, इसके अलावा पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी अंगुलियां और पतली कमर आदि थी। इन चित्रों में लाल व नीले व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। लाल, नीले और पीले इन रंगों का प्रयोग किया जाता था। इनकी रेखाओं में की एक जैसी मोटाई होती थी, जो रेखाएं होती थी वो भी सारी एक जैसी होती थी। पश्चिमी भारतीय शैली में राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार जो चित्रकला थी वो मध्ययुगीन चित्रकला थी, वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की मानी जाती है, और राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। सेकंड है सल्तनत कालीन स्थापत्य। स्थापत्य यानी भवन निर्माण, मंदिर, मस्जिद, किले, इनका जो निर्माण है वो स्थापत्य शैली के अंतर्गत आता है। दिल्ली में
मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के साथ इन नए स्थापत्य में जन्म लिया। पश्चिम एशिया के प्रभाव से अब हिंदुस्तान में भी मस्जिद बनने लगेगी। जिस जिस प्रकार मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ, मुस्लिम सल्तनत हुई, तो उसके कारण हिंदुस्तान में भी अब मस्जिदें बनने लग गई थी, क्योंकि इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो मस्जिद जो धार्मिक जो स्थान होता है वो मस्जिद होती है, तो मस्जिदें बनाने लगे। शायद इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन समूह दिल्ली के पास महरौली में बना। सबसे पहले जो इस्लामिक समूह का जो पहला है स्थापत्य भवन है वो दिल्ली के आसपास जो महरौली है वहाँ पे बना। यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप दुनिया की मशहूर कुतुब मीनार स्थित है। जो कुतुब मीनार है वो बनाई गई है। मुगल कालीन स्थापत्य कला। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए, यानी पहले मुस्लिमों का शासन था, उसके बाद में मुगल आ गए। मुगलों के पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए अपार धन था, उसके बाद धन की कोई कमी नहीं थी। जो ताजमहल है ये सभी जो है वो मुगलों के शासनकाल में ही बने हुए हैं। उन्होंने मस्जिदों के अलावा कई भव्य मकबरे भी बनवाए। इन मकबरों के मध्य और पश्चिम एशिया की स्थापत्य कला का काफ़ी असर था। इन मकबरों में मध्य और पश्चिम जो एशिया है उसकी स्थापत्य कला का काफ़ी असर था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में ताजमहल मुगल स्थापत्य कला के अभूतपूर्व नमूने हैं, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है। जो स्थापत्य कला है, ताजमहल है, हुमायूं का जो मकबरा है, ये आज भी प्रसिद्ध है विश्व में। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला मुख्य रिहायशी किला था, सामरिक महत्व नहीं, यानी रिहायशी तरीके का किला था, इसका कोई सामरिक महत्व नहीं। वहीं आगरा में बना लाल किला सामरिक महत्व का भी था। इस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित कर लिया गया है। प्रश्न आ सकता है कि किस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। वैश्विक विरासत यानी विश्व की जो संपत्ति के रूप में जो माना गया है, तो आगरा में बना जो लाल किला है उसको किया गया है। दिल्ली के लाल किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है। इसका उदाहरण तब मिलता है जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करते हुए लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। यानी लाल किले पर तिरंगा फहराने की जब आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस थे नेता, उन्होंने जब भारतीयों को, क्रांतिकारियों को लाल किले पर तिरंगा फहराने की बात कही थी, तब भी ये माना जाता है कि एक राज्य सत्ता अपराध, मतलब राजनीतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जो इमारत मानी जाती है, आज भी है, वो लाल किले पर ही तिरंगा फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस है और 15 अगस्त है, तो उस समय आज़ाद हिंद के सेनानियों पर मुकदमा भी अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर ही चलाया था। मुगल स्थापत्य ने राजस्थान में भी स्थापत्य कला पर असर डाला था, यानी राजस्थान में भी जो स्थापत्य कला था उसका भी असर डाला। अब राजस्थान की इमारतों में भी छज्जे, छतरी और झरोखे बनाए जाने लगे, यानी राजस्थान की इमारतों पर भी अब इन मुगल स्थापत्य कला का जो है वो प्रभाव दिखाई देने लग गया था। अब राजस्थान की स्थापत्य कला, कि राजस्थान की स्थापत्य कला क्या थी, इसे समझने के लिए पहले कुछ पिछला याद करते हैं कि मनुष्य को गुफाओं से निकलकर सुरक्षित आवास की आवश्यकता हुई तो बांस और घास फूस के झोंपड़ी का निर्माण किया। फिर निर्माण की इसी प्रक्रिया के पत्थरों और पक्की ईंटों का उपयोग करने लगा। यानी आदि मानव था पहले गुफाओं में इनमें रहता था, उसके बाद में घास फूस की झोपड़ियाँ हैं उनमें बनाकर रहने लग गया। उसके बाद में जो कच्ची ईंटें थी उनके निर्माण से घर बनाने लग गया, और उसके बाद में ईंटों को पका कर घर जो है अपने घर बनाने लगे। तो धीरे धीरे उनका विकास होता गया। मनुष्य जब एक समूह में निवास करने लगा तो पशुपालन और कृषि आरंभ कर दी थी, कि एक साथ रहना सीख गया। जंगली जानवरों के डर से वो एक साथ रहना सीख गया, जिससे एक समूह का निर्माण हुआ। उसके बाद में उसने पशुपालन करना, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। आसपास के जंगली जानवरों से रक्षा के लिए उन्होंने एक परकोटे का निर्माण भी किया, यानी चारों ओर एक बड़ी बड़ी दीवार का निर्माण भी करने लग गया। भारत में सिंधु सभ्यता के उत्खनन से और राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ और आहड़ सभ्यता के उत्खनन से सुनिश्चित आवास की एक नगरीय सभ्यता के अवशेष
प्राप्त हुए हैं, यानी जो आड़ है, कालीबंगा है, उनसे भी एक नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हमने उनके बारे में जब सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था, आड़ के बारे में पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो उसमें पढ़ा था कि कालीबंगा है, आड़ है, उनमें एक सुनियोजित नगर व्यवस्था, नाली निर्माण है, बीच में सही जो रास्ते निकाले गए हैं, पक्की ईंटों के घर है, स्नानागार है, मकान वगैरह थे, वो पूरी सिस्टमेटिक तरीके से बनाए हुए थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही ईंटों के भवन के बनाने की जो परंपरा है वो आरंभ हो गई थी, जिसका निरंतर विकास होता रहा है। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है कि यानी मौर्य काल था, उसमें लकड़ी के जो भवन है वो निर्माण किए जाते थे। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी दूत मेगस्थनीज ने भी किया है। इमारतों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होता ही है, यानी अपनी सुरक्षा के लिए तो होता ही है, इनका इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता है। तभी तो अनेक इमारतें इतनी खूबसूरत और महंगी बनाई जाती है, ताकि यह जाहिर हो सके कि इमारत में रहने वाला तथा उसमें उसे बनाने वाला कितना महान व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति था। इस प्रकार है वो इमारत जो है वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय के साथ साथ स्थापत्य कला में के स्वरूप में भी परिवर्तन आया, जिन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं। जैसे नगरीय स्थापत्य कला है, दुर्ग निर्माण है, स्तूप है, मंदिर है, पूर्व अथवा नगर है, ग्रामीण स्थापत्य है आदि के बारे में भी हमने यह इनमें परिवर्तन लगातार आता रहा। इस प्रकार हमने स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। कल हम राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।